हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। टाइम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक्चुअली आपको कैलकुलेट कैसा करना है उसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम एसओपी कहते हैं, दूसरे को हम एलओपी कहते हैं। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो। ओके, ये प्लीज जरा ध्यान रखना। भले उसका नाम सेल्फ ऑक्यूपाइड है बट उसका मीनिंग ये नहीं कि आप उसमें रह रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आपके पास अगर 5-6 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी जो आपने एक्चुअली रेंट पे नहीं दिए हैं, उसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आप एसओपी डिफाइन कर सकते हैं। या आपके ऊपर है, एज एन एसएससी आपके ऊपर है। सिर्फ क्या है कि वो रेंटल, एक्चुअल रेंटल पे आपने दिया नहीं होना चाहिए। मतलब आइदर आप उसमें रह रहे हैं या वो लॉक होना चाहिए, तो वो घर को आप एसओपी बना सकते हैं। एक बार आपने एसओपी, आपको 2 एसओपी अलाउड है, उसके अलावा जितना भी घर रहेगा, भले उसको आपने रेंटल पे दिया है या रेंटल पे नहीं दिया है, तो भी उसको एलओपी मानना पड़ेगा, लेट आउट प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा। अभी अगर एसओपी है तो उसके लिए अलग रूल है और एलओपी है तो उसके लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का अलग रूल है। तो एसओपी में क्या होता है, आपका इनकम नील माना जाता है, एग्जेम्पशन आपको कोई भी नहीं मिलता है, उसमें नील है। एनएएलवी, नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू, उसका नील होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इनकम है, फिर एग्जेम्पशन है, उसके बाद टोटल इनकम जिसको एनएएलवी हम कहते हैं, उसके बाद 2 डिडक्शन मिलते हैं, उसके बाद नेट इनकम आता है। तो एसओपी में आपका जो इनकम है वो नील रहेगा 2 घर के लिए। 2 घर को आप एसओपी मान सकते हैं। अभी हर घर का कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। तो एसओपी का पहला बताता हूं मैं कि उसमें इनकम नील रहेगा, उसमें एग्जेम्पशन नील रहेगा, उसमें एनएएलवी नील रहेगा, मतलब आपका उसमें इनकम 0 रहेगा। आपको पहला डिडक्शन जो मिलता है वो है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे। 2 लाख रुपया इनकम आपको, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट, जो भी हाउसिंग लोन, वो घर के ऊपर आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट है 2 लाख तक आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल सकता है। ये एसओपी में एक ही डिडक्शन है। तो मतलब आपका एनएएलवी नील है और अगर आपका 2 लाख का अगर समझो हाउसिंग लोन है तो वो एसओपी का नेट इनकम -2 लाख होगा। प्लीज रिमेंबर, एसओपी का अगर लोन रहेगा तो ऑलवेज नेगेटिव इनकम आएगा, लोन नहीं रहेगा तो 0 आएगा। तो आपको 2 लाख रुपया। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग करके जो स्कीम है, आपको ये बिल्डर को पूछना पड़ेगा। जो छोटे घर होते हैं 50 लाख या 40 लाख के अंदर, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग कहा जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपने घर लिया है और उसमें अगर इंटरेस्ट आपका 3.5 लाख तक आपको डिडक्शन उसमें मिल सकता है, मतलब आपका अफोर्डेबल हाउसिंग रहेगा तो आपका एसओपी का इनकम जो है वो -3.5 लाख हो सकता है। अभी हम चलते हैं एलओपी के तरफ। तो एलओपी मतलब एलओपी का भी कैलकुलेशन जो सेम वे से। तो एलओपी में इनकम क्या माना जाएगा, एलओपी में ऐसा हो सकता है कि आपने इधर घर रेंट पे दिया है या आपने बंद रखा है, दोनों केस में आपको इनकम बताना पड़ेगा। तो फेयर रेंट जो है एलओपी में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका घर बंद है, हर एरिया में म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है,
वो लोग फेयर रेंट डिसाइड करते हैं। तो फेयर रेंट या एक्चुअल रेंट दोनों में से जो हायर है उसको हमको इनकम मानना पड़ता है, जिसको हम ए कहेंगे। जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो म्युनिसिपल टैक्सेस आपको एग्जेम्प्ट होती है। म्युनिसिपल टैक्सेस मतलब प्रॉपर्टी टैक्स जो आप भरते हैं वो आपको फेयर रेंट या एक्चुअल रेंट से आपको माइनस करने को मिलता है। और ए माइनस बी मतलब इनकम माइनस एग्जेम्पशन करेंगे तो आपका NALV आता है, नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू, जो आपका टोटल जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उसके बाद आपका फर्स्ट डिडक्शन जो मिलता है वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो है आपका रेंटल पे पहले अनलिमिटेड था, कुछ साल पहले जेटली साहब ने उसको वो प्रोविजन को निकाल दिया। अभी इवन LOP अगर रहेगा तो आपको 2 लाख इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्पशन मिलता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही उम्दा एग्जेम्पशन है जिसको हम कहते हैं डिडक्शन 2 फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए जो NALV अमाउंट जो हमने बोला वो अमाउंट मतलब म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो रकम आता है उसका 30% आपको मेंटेनेंस और रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए एड हॉक डिडक्शन मिलता है। एड हॉक का मतलब है आपको कोई भी रिसीट या कोई भी एक्चुअल खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल जो है 30% वो आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब आपका जो फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, आपको मिल गया NALV का 30% आपने माइनस कर दिया रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए, और उसके अलावा अप टू 2 लाख रुपीस हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपने माइनस कर दिया। उसके बाद जो आता है अमाउंट उसको हम LOP का इनकम मानेंगे। तो इस प्रकार से सभी SOP, दोनों SOP का और बाकी सब LOP का इंडिविजुअली आपको फाइनल नेट इनकम फाइंड आउट करना है और उसको फिर टोटल करके वो प्लस होगा या माइनस होगा वो आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम रहेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम है जिसमें आपको नेगेटिव इनकम दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट करने के लिए अलाउड है, बाकी कहीं भी अलाउड नहीं है। कैपिटल गेन और बिजनेस में अगर लॉस होता है तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल जब प्रॉफिट होगा उसके साथ एडजस्ट आप कर सकते हैं, 8 साल के लिए वो अलाउड है। बट हाउस प्रॉपर्टी इनकम में अगर नेगेटिव आएगा तो उसी साल आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे आपको ये पता चल गया रहेगा कि बेसिकली तो जैसे हम लोग अगर लेते हैं ABCDF, किसी के पास अगर समझो 6 घर है, 2 लॉक्ड है, 2 रेंटेड है, 3 रेंटेड है और एक में वो रह रहा है। ओके, तो मतलब 2 लॉक्ड है, 3 रेंटेड है और एक में वो रह रहा है। अभी रेंटेड जो 3 घर है उसको ऑटोमेटिकली LOP माना जाएगा। जो 2 घर लॉक्ड है और जिस घर में वो रह रहा है, ये तीनों में से उसको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि सबसे कम इनकम किस में आता है, उसके बेसिस पे 2 घर को वो SOP पकड़ सकता है। तो टोटल 6 में से 2 SOP रहेगा उसका और 4 जो है वो LOP रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।